नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए सॉलिड एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ए है आपका स्टेरेडियंस, बी है आपका रेडियंस, सी है फ्लक्स, डी है आपका लक्स। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ए सॉलिड एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ए है बेटा स्टेरेडियंस, बी है रेडियंस, सी है फ्लक्स और डी है आपका लक्स। तो सॉलिड एंगल बेटा स्टेरेडियन में होता है, ठीक है सही। ये क्वेश्चन बेटा किस सब्जेक्ट से है? ये क्वेश्चन आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप एज्यूम कर सकते हो, सही। और चलो सॉलिड एंगल की बात कर ले, तो सॉलिड एंगल आपका क्या होता है? सॉलिड इज द एंगल, सॉलिड एंगल, एक पॉइंट लिख लीजिए, सॉलिड एंगल इज द एंगल सही। जो सॉलिड एंगल आपका जो एंगल होता है सबटेंडेड at a point in space by an area, at a point in space, at a point in a at a, तो आपको कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पे आपको जो एंगल बन रहा है वो आपका सॉलिड एंगल हो जाता है, सही है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो इसके बारे में आपको पुराने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। बस इतनी एक काम की बात और समझिए कि ये जनरली किससे डिनोट होता है? जनरली आपका सिंबल ओमेगा से आपका डिनोट होता है, ठीक है। और इट इज़ मेजर इन स्टेरेडियन, सही। इट इज़ यूजली denoted by symbol omega and measured इन रेडियंस। इसे हम किससे मेजर करते हैं? इसे हम रेडियंस, वो सॉरी रेडियंस में एसटी रेडियंस, ठीक है, एसटी रेडियंस, ठीक है, एसटी रेडियंस में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सॉलिड एंगल अगर सॉलिड एंगल के बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ए अपॉन आर स्क्वायर, सही। तो ये जो सवाल में तो आपसे सिर्फ यूनिट पूछी गई थी स्टेरेडियन, लेकिन मैं जैसे आपसे कहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में मेरी कोशिश होगी मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बातें ही बताऊं। आपके इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधे एरिया दिया होता है और आपको रेडियस दे रखा होता है, पूछते हैं भाई बताओ व्हाट इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, इसके बाद फिर हम कुछ कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वहां देखेंगे कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कन्वर्ट्स, ए ऑप्शन है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बी ऑप्शन है बेटा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन है आपका टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कन्वर्ट्स, ए ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बी ऑप्शन है आपका मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन है टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करते हैं? ये बेसिकली आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मटेरियल से। अब ये जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है ये आपका एसएससी जेई के एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आपका दिया होता है एज अ सब्जेक्ट, सही है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, सही है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, फेरो हो गया, पैरा हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। बता तो दिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके होते हैं, ये आपके वैस उस टाइप के जो जनरेट क्या करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आर दोज विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी मैकेनिकल स्ट्रेस आपको पड़ रहा है तो आपका क्या जनरेट कर रहा है? ये आपको जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज पीजो इलेक्ट्रिक
material are those which generate piezoelectric material are those which generate electrical potential when subjected to piezoelectric material are those which generate electric potential when subjected to mechanical stress। सही है। तो ये अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ये भी बेटा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, जैसे आपका बेरियम हो गया या फिर टाइटेनेट हो गया, बेरियम हो गया सही, या फिर आपका टाइटेनेट हो गया सही, टाइटेनेट हो गया। इसके अलावा इसके आपके क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका लेड टाइटेनेट, ये भी आपका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जांपल होता है, या फिर लेड जिरकोनेट। सही है। तो लेड टाइटेनेट, लेड टाइटेनेट, लेड जिरकोनेट। सही है। लेड टाइटेनेट हो गया, लेड जिरकोनेट हो गया। सही है। उसके अलावा आपका एक एग्जांपल और होता है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, मैं केमिकल फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं इसके। अमोनियम अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब उसके अलावा एक एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज, जो आपकी घड़ी में भी यूज होता है। सही है। उसके अलावा बेटा अगर पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, सही है, तो पीजोइलेक्ट्रिक जो आपका क्रिस्टल होता है, सही, वो किस तरह से बिहेव करता है, एक्ट किस तरीके से करता है, वो एक्ट एज अ इनवर्स ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक सही, मैंने क्या बोला, ये जो आपका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है वो एक्ट एज अ इनवर्स ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल acts as a सही, ये एक तरीके से इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह आपका ऐड करता है। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स सरफेस, यानी क्रिस्टल जो आपका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इससे बेटा जब आप वोल्टेज अप्लाइड करोगे तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। सही, और वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। सही है। तो ये पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, बिकॉज व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड, बिकॉज when a voltage is applied across its surface, then जब एक वोल्टेज आपका अप्लाइड करेंगे इसके सरफेस पे, उस केस में आपका क्या होना है, तो इस केस में इसकी डायमेंशन चेंज होनी है। सही है। then its dimension, spelling, dimension changes due to mechanical stress, due to मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आर दोज व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। एग्जांपल क्या है, बेरियम हो गया, टाइटेनेट हो गया, लेड टाइटेनेट हो गया, लेड जिरकोनेट हो गया, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया और क्वार्ट्ज हो गया। दूसरा, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल आपका एक्ट एज अ इनवर्स ट्रांसड्यूसर, यानी इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह भी आपका बिहेव करता है। ठीक है। चलिए,
इतने क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे आते हैं कि वहाँ से देखते हैं कि उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप कितना सीखोगे। ठीक है, बेसिक के करा रहा हूँ अभी मैं आपको, और वहाँ से ये कोशिश करेंगे कि वहाँ से कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सही है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही है, तो हमें ये देखना है कि कैसे एक क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 2 coils connected in parallel across a 100 volt DC supply. ठीक है, take 10 ampere current from the supply, power dissipated in one coil is 600 watt. What is the resistance of each coil? Repeat कर रहा हूं क्वेश्चन। 2 coils connected in parallel across a 100 volt DC supply, take 10 ampere current from the supply, power dissipated in one coil is 600 watt. What is the resistance of each coil? सही है, तो बढ़िया सवाल है। तो पहले तो सवाल की लाइन फिर से देखिए। यहाँ पे आपको 2 कॉइल्स दे रखी है। सही है, 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट है? आपकी पैरेलल में कनेक्ट है। सही है, और 100 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे रखी है। चलो ठीक है, करंट कितनी है आपकी बेटा? 10 एम्पियर। सही, पावर डिसिपेटेड एक कॉइल में दे रखी है बेटा। पावर डिसिपेटेड एक कॉइल में कितनी दे रखी है आपको? 600 वॉट। एक कॉइल में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है आपकी? 600 वॉट। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल, यानी हर एक कॉइल का रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है और इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए पहले चलिए सवाल तो हो ही जाएगा, सवाल की कोई टेंशन नहीं है। कुछ बेसिक बात समझिए। मैं सर्किट बना रहा हूं पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल सर्किट की बात हो रही है। जो लिखा है 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। सही है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस अपने पैरेलल में लगाए। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका बेटा ये हो गया। सही है, ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सप्लाई दे देता हूं। सही है, डीसी सप्लाई दे रहा हूं सवाल के अकॉर्डिंग। यहां पे बेटा ये डीसी सप्लाई दे दी। सही, ये जो रेजिस्टेंस इसे मैंने क्या बोल दिया? एक रेजिस्टेंस को मैंने R1 बोल दिया और दूसरे रेजिस्टेंस को मैंने R2 बोल दिया। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ सर्किट और फॉर्मूले से बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो मेरा कितना, वो से मान ले रहा हूँ V मैंने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। सही है, ये मेरी करंट फ्लो कर रही है I। अब यहाँ पे करंट डिवाइड होगी, तो यहाँ मेरी I1 करंट हो गई और यहाँ मेरी I2 हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल 2 कॉइल्स हैं, 2 रेजिस्टर मैंने पैरेलल में लगाया अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। वोल्टेज अप्लाई करा, डीसी वोल्टेज अप्लाई करा, R1 R2 रेजिस्टेंस है इनके, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बेटा करंट डिवीजन रूल कैसे लगाओगे? अगर यहाँ पे आपको करंट डिवीजन रूल लगाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 आपका क्या होगा? I1 होगा आपका टोटल करंट। ये टोटल करंट है आपकी। सही, अब सॉरी, हाँ सही है, ये I आपकी है, I है आपकी टोटल करंट। सही है, अब I1 आपकी यहां फ्लो कर रही है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस इनटू R2 और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सही है, तो I1 क्या है आपकी? टोटल करंट इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, सेम अगर मैं आपसे बोलूं बेटा I2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए I2 फिर वही फंडा, टोटल करंट इनटू I2 कहां फ्लो कर रही है? R2 में, तो अपोजिट रेजिस्टेंस R1, यानी R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया। तो ये क्या हो गया? करंट डिवीजन रूल। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये की पॉइंट हो गया, दूसरा पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अगर मैं पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर की बात करूं तो आपका क्या होगा? वो सिंपल होगा आपका P इक्वल टू VI। सही है, यहां पर अब पावर डिसिपेटेड रजिस्टर मतलब आप सर्किट में देख सकते हैं सिंपल, एक ही आपका रजिस्टर हो गया, ये आपकी सप्लाई हो गई। सही है, ये R हो गया, ये V हो गया, ये I करंट जा रही थी। सही है, तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड रजिस्टर क्या होगा? P इक्वल टू VI। अब यहाँ पे बेटा P क्या है आपका? P है पावर डिसिपेटेड, वेयर P इक्वल टू पावर डिसिपेटेड। सेम उसी तरीके से अगर मैं V की बात करूं तो यहां पे बेटा आपका V क्या होगा? यहां पे V होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज
अक्रॉस रेजिस्टेंस। और यहां पे आई की बात करूं तो आई क्या होगा, करंट थ्रू द रजिस्टर, करंट थ्रू रजिस्टर। सही है, ये आपका हो जाएगा करंट थ्रू द रजिस्टर। अब चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल में आपको क्या क्या गिवन है। अगर बेटा न्यूमेरिकल के डेटा की बात करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या डेटा आपको गिवन है। यहाँ पे अगर बेटा वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज क्या दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है 100 वोल्ट। सही है, वोल्टेज आपको बेटा 100 वोल्ट दे रखा है, यानी V इक्वल टू 100 वोल्ट। सेम इसी तरीके से अगर करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट क्या दे रखा है, करंट दे रखा है I इक्वल टू 10 एम्पियर। ये आपको करंट की वैल्यू दे रखी है I इक्वल टू 10 एम्पियर। तो पावर डिसिपेटेड इन वन कॉइल क्या होगा, एक सेकेंड, पावर डिसिपेटेड इन वन कॉइल आपको दे रखा है 600 वॉट। पावर आपको आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस कॉइल में। पावर डिसिपेटेड इन वन कॉइल दे रखा है आपको 600 वॉट। सही है, पावर डिसिपेटेड इन वन कॉइल आपको दे रखा है 600 वॉट। अब पावर के अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, तो यहां पे चीज देखिए, फ्रॉम द सप्लाई पावर डिसिपेटेड इन पैरेलल। यहां पे पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूं। देखिए यहां पे आपका एक रजिस्टर हो गया, फिर एक रजिस्टर ये हो गया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने V सप्लाई लगा दी है। सही है, क्योंकि यहां मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। सही, तो सप्लाई मेरी कितनी होगी, 100 वोल्ट। सही, R1 R2 ये वैल्यू बेटा मुझे पता करनी है। ठीक है, करंट मेरी कितनी चल रही है, I। तो सवाल में गिवन है आपका करंट है बेटा 10 एम्पियर। सही, I इक्वल टू 10 एम्पियर। तो फिर यहां पे 5 एम्पियर चला गया और यहां पे आपका 5 एम्पियर चला गया। ठीक है, तो P बराबर एक फॉर्मूला और होता है आपका I स्क्वायर R। सही है, P चूंकि P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर क्या होता है आपका I स्क्वायर R। सही है, P आपको पता है, P क्या है बेटा आपका 600। सही है, ऐसे अगर मैं I की बात करूं तो I आपको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉइल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉइल में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर। सही है, यानी 5 स्क्वायर इंटू R। तो यहां से R की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, 600/25, 424। यानी यहां पे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू क्या निकल के आएगी, 24 ओम। ठीक है, तो बस ये सिंपल सवाल था, जितना आपको डेटा दे रखा था उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ये सवाल पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब बेटा ये न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जैसे फॉर्मूला मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे ही आपका एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनता है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, तो इस फॉर्मूले पे ही आपका ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला ये लिख रखा है, तो इस फॉर्मूले पे ही आपका ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनता है। एक फॉर्मूला मैंने ये लिख रखा है, तो इस फॉर्मूले पे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल निकलता है। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि किस क्वेश्चन को आप कैसे ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हर लेक्चर में बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। बिल्कुल ये रियलिस्टिक बात है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी करनी है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। सही, दिक्कत वाली बात का मेरे कहने का सेंस क्या है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कितना सीखते हैं। सही है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी एक लेक्चर में, हो सकता है लेक्चर ये मेरे पार्ट वाइज अपलोड हो रहे हो। ठीक है, तो वो पार्ट वाइज वाली कहानी तो अलग है। ठीक, लेकिन यहां पे आप ये चीज ऑब्जर्व करिए कि आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर से कितना सीख रहे हो।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ मैंने एक सवाल जो मैंने कराया सब्जेक्टिव टाइप का सवाल था, ठीक है, सही मे भी पॉसिबल होता है SSC में आया हुआ हो, सही है, आया होगा जहाँ तक SSC कन्वेंशनल पेपर में। लेकिन आपको इस क्वेश्चन से सीखना क्या था, आपको इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच सीखनी थी कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सब्जेक्टिव तो रेडी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस सीरीज़ का और सब्जेक्टिव की हम अलग से सीरीज बनाएंगे, सही है, लेकिन ये सीरीज हमारी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, एन एरोप्लेन विद ए विंग स्पेन ऑफ 52 मीटर यानी 52 मीटर्स इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 1100 किलोमीटर पर आवर इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 38 into 10 to the power minus the 6 टेस्ला। फाइंड द EMF जनरेटेड बिटवीन विंग्स टिप्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है या फिर विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। देखिए, एन एरोप्लेन विद ए विंग स्पैन ऑफ 52 मीटर्स इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 1100 किलोमीटर पर आवर इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 38 into 10 to the power minus 6 टेस्ला। फाइंड द EMF जनरेटेड बिटवीन विंग टिप्स। ठीक, तो देखिए किसी भी सवाल को सॉल्व करने में जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है बेटा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, क्वेश्चन का जो आपका डेटा है, सही, जो आपको डेटा गिवन है वो आपको बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से आपको रीड करना है। अगर आप क्वेश्चन के डेटा को सही से रीड कर लेते हो, सही से रीड का मतलब है कंसंट्रेशन के साथ, आधा क्वेश्चन बेटा तभी सॉल्व हो जाता है। सही, तो यहां पे देखिए आपको क्या क्या डेटा गिवन है। भाई एरोप्लेन की बात हो रही है, ठीक, किसकी बात हो रही है यहां पर, यहां पे आपकी बात हो रही है बेटा एरोप्लेन की, सही। तो एरोप्लेन में क्या है, विंग स्पैन। विंग स्पैन क्या दे रखा है, 52, हो सकता है विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही हो, बोलो 52 मीटर्स, यानी आपको विंग स्पैन दे रखा है 52 मीटर्स। इस फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, सही है, हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। स्पीड क्या दे रखी है, 1100 किलोमीटर पर आवर, 1100 किलोमीटर पर आवर। चलो ये विंग स्पीड दे रखी है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इफ द वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पे किसकी बात हो रही है बेटा, यहां पे बात हो रही है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 38 into 10 to the power minus 6 टेस्ला। और निकालना क्या है आपको, EMF जनरेटेड, सही, जो आपके विंग्स के टिप्स के बीच में आपको EMF जनरेटेड निकालना। तो देखो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, सवाल की टेंशन नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए ये बिल्कुल बेसिक्स की बात है, सही, बिल्कुल ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। व्हेन ए स्टेट कंडक्टर, कोई माना आपका स्टेट कंडक्टर है, ये स्टेट कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं ये बेटा आपका स्टेट कंडक्टर है, सही है। व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स एंड्स, यानी आप समझ लीजिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, सही है, और यहां पे क्या है, इस पूरे कमरे में, रूम में मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है, हवा, जैसे हवा है, हवा की जगह मैंने क्या बोल दिया, पूरे कमरे में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर मेरा कंडक्टर, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, छोड़ो सवाल को, समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा हूं, ये बेटा अगर मूव करेगा या फिर फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, मूव कर रहा है, सही, तो यानी आपका EMF क्या होगा, आपका बेटा EMF जनरेट होगा। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज मूव्ड, व्हेन ए स्टेट कंडक्टर, व्हेन स्टेट कंडक्टर मूव, सही, स्टेट कंडक्टर की बात हो रही है और ये आपका मूव कर रहा है, कहां से कर रहा है, थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, सही, थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ए स्टेट कंडक्टर मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, सही, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये आपका मूव कर रहा है, तो एन EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स एंड्स, एन
EMF is induced between its ends। ठीक है, अब अगर बेटा मैं आपसे सिर्फ फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई बेटा ये जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है आपका, सही है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी आप लिख लीजिए। द इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टर इज गिवन बाय द इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय, अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो इंड्यूस ईएमएफ का आपका फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर BLV, E इक्वल टू BLV। यहां पे अगर बेटा मैं बात करूं E की, तो यहां पे E क्या है, यहां पे E है आपका इंड्यूस ईएमएफ, वेयर E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है, सेम अगर मैं उसी तरीके से यहां पे आपसे बात करूं B की, तो B यहां पे क्या होगा, अच्छा एक सेकंड, इंड्यूस ईएमएफ भी होगा वोल्ट में, ठीक है। सेम बेटा अगर मैं उसी तरीके से आपसे उसी तरीके से बात करता हूं कि यहां पे B आपका क्या होगा, ये होगा आपका फ्लक्स डेंसिटी, किसमें, टेस्ला में, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा टेस्ला में। सेम अगर मैं L की बात करूं, स्मॉल l आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने बोला था ना आपसे कि कंडक्टर है, ये पूरा रूम है माना, इसमें आपका हवा की जगह हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है, सही, तो ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर की क्या लेंथ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर में, L आपका क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर में, ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया। V की बात करूं, यहां पे V क्या है आपका, ये वाला V, सही, अगर इस वाली V की बात करता हूं, ये V क्या है आपका, ये है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, और स्पीड किसमें होगी, जनरली मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये आपका कंडक्टर है तो मूव कर रहा है ना, तो कुछ ना लेंथ तो है ही इसकी, और कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी ना, तो V क्या है आपका बेटा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको बेटा पता होनी चाहिए। अब एक बात जरा और समझो, ये तो आपका सिंपल वाला केस था, सही, कि इफ व्हेन ए स्ट्रेट कंडक्टर मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स एंड। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सेकंड केस समझो, सवाल की टेंशन मतलब सवाल तो हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इफ कंडक्टर कट्स द फ्लक्स, इफ कंडक्टर कट्स द फ्लक्स एट एन एंगल थीटा, माना थीटा एंगल से कट कर रहा है, थीटा एंगल से, सही, इफ ए कंडक्टर कट्स द फ्लक्स एट एन एंगल थीटा, और यहां पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द ईएमएफ इट, तो उस केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, सही। तो ये मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत काम आएगा। इफ कंडक्टर कट्स द फ्लक्स, चलिए यही लिख दे रहे हैं, इफ द कंडक्टर सही, अगर आपका कंडक्टर है वो फ्लक्स को कट कर रहा है, कंडक्टर कट्स द फ्लक्स एट एन एंगल थीटा, सही, मैंने कोई एंगल मान लिया थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और कंडक्टर के बीच में जो मोशन हो रहा है उसके बीच में मैंने मान लिया है, सही है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, सही, आपका थीटा क्या है, ये आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कंडक्टर है आपका मोशन कर रहा है ना, तभी तो फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड
एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां पे आपका ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। देन ईएमएफ इंड्यूस, अगर यहां पे मैं आपसे बात करूं, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। सही, ईएमएफ इंड्यूस आपका क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा। सही, अब चलिए, अब सवाल में कुछ नहीं है, ये तो बेसिक बातें थी। अब देख लेते हैं आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या डेटा गिवन है। एसएससी जेई के मेंस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, वैसे आपको क्या क्या यहाँ पे डेटा गिवन है। अगर मैं वी की बात करूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 1100 किलोमीटर पर आवर, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, अब यहां पे जरा बात समझो, यहां पे आपका पॉइंट क्या है, 1100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने यहां फॉर्मूले में क्या लिखा है, जनरली हम वेलोसिटी क्या मानेंगे कंडक्टर की, हम मानेंगे बेटा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, सिंपल 1100 इंटू किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होंगे, आपके होंगे 1000 मीटर। ठीक है, मैं सारी चीजें दो दो बार बोल रहा हूं तो विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन चीजें बोल रहा हूं। ओवर है, इस ओवर को किस में करोगे चेंज, इस ओवर को आप बेटा सेकंड में चेंज करोगे, कितने होंगे 3600, 60 मिनट होंगे, और 60 इंटू 60 3600। इसे बेटा करो सॉल्व, देखो सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, 1100 इंटू 1 2 3 डिवाइड बाय 3600, ये सॉल्व होकर आएगा आपका 305। ठीक है बेटा, ये सॉल्व होकर आएगा आपका क्या, आपका सॉल्व होकर आएगा 305.56 मीटर पर सेकेंड, 305.56 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आएगा। सही है, यहां पे लेंथ की बात करूं तो लेंथ आपको क्या दे रखी है, विंग स्पेन ऑफ 52 मीटर, यानी एल आपको क्या दे रखा है बेटा 52 मीटर। अगर मैं यहां पे विंग स्पेन की बात करूं, सेम अगर मैं बी की बात करूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 38 इंटू 10 टू की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपको डेटा गिवन है, सिंपल आपको निकालना क्या, आपको जनरेटेड ईएमएफ निकालना है, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, ईएमएफ बराबर बीएलवी। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, यहां पे आपको सारा डेटा दे रखा है सवाल में, सही, उसी डेटा का आपको यूज करना है, तो यहां पे आप सारा डेटा पुट कर लीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। देखिए करिए, बी की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या दे रखा है 38 इंटू 10 की पावर -6। एल की बात करूं, एल आपको क्या दे रखा है 52। उसके अलावा वी की बात करूं, वी कितना दे रखा है 305.56। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करिए इंटू 52, 38, 603.70। ये जो बेटा आपका सॉल्व होकर आएगा, ये आपका क्या आएगा, ईएमएफ 0.6 वोल्ट्स, 0.6 वोल्ट्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, मैंने भले ही सवाल में बहुत सारा टाइम लगा दिया। ठीक है, काम वाली कहानी कितनी थी, काम वाली कहानी तो ये थी, अगर इन्होंने एंगल दे रखा होता तो हमारा एंगल भी यूज हो जाता। ठीक, तो बढ़िया सवाल था। चलिए, इस सवाल की बेटा अगर बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, यहां इस सवाल में मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाह रहा था। आप जो बेटा अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, अगर कर रहे हो, ये सवाल सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा आपका जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को बेटा अपने नोट्स में जरूर 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 लिखो। सही, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को बेटा अपने नोट्स में जरूर 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 लिखो। सही, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। और ये बात दिमाग में सेट रखो कि आपके पास, माना कोई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो इस पर मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूं, रूम में हवा है, हवा को मैंने एज्यूम कर लिया मैग्नेटिक फील्ड है। सही है, ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में है बेटा एक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर मूव कर रहा है, फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर मैं एंगल की बात करूं
समझो बात को, एंगल बन रहा है, सही, एंगल बन रहा है, एंगल यहां भी बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, सही है। एंगल 0 डिग्री बन सकता है, 30 बन सकता है, 60 बन सकता है, 90, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इस सवाल में घुमाने वाली कहानी क्या थी, सवाल में घुमाने वाली कहानी ये थी कि सिंपल मैंने क्या बोला, कंडक्टर मूव कर रहा है। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल दिया एरोप्लेन मूव कर रहा है, विंग स्पेन। माना मैं एरोप्लेन हूं, तो ये जो मेरे दो हाथ हैं, सही, ये मेरे विंग स्पेन हो गए ना, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, विंग स्पेन हो गया ना, डिस्टेंस। अब माना मैं मूव कर रहा हूं, एरोप्लेन मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो क्या है, ये आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन ही तो हो रहा है ना। तो बस यहां वाला पॉइंट समझने वाला है। बच्चे क्या होते हैं, एरोप्लेन देख लिया, घबरा गए कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। बस थोड़ा कंसंट्रेशन से बात करनी है। अच्छा एक चीज और देखो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों के माइंड में होगा अरे यार ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है और कहां से सब्जेक्टिव में पहुंच जाते हैं। समझो, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। यहां आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ा दें, देन इंड्यूस ईएमएफ पर आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझ आ रही है बात। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ एरोप्लेन विंग स्पेन विल इंक्रीज, उस केस में इंड्यूस ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। या फिर इफ द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर in magnetic field or velocity of aeroplane will increase, then what impact occurs on the induced EMF। ठीक है, तो देखो मैं कहने का मेरा सेंस क्या है कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बस सब्जेक्टिव ही दिमाग में सेट करके रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो तो उन्हें मिला के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अभी तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं, ये आपका एसएससी जेईई मेंस में आया हुआ है, सही, और मेरे ख्याल से कम 10 नंबर में होगा। बताओ इस सवाल में कुछ भी है, ठीक। और जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है E बराबर BLV sin थीटा, उसके लिए कुछ नहीं है, जिसे नहीं पता है उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन एसएससी जेईई के मेंस की पेपर की अगर मैं बात करूं, अभी तो खैर आप प्री पे कंसंट्रेट करिए, मेंस की अगर बात करूं तो वहां पे लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। लैंग्वेज से मतलब क्या होता है, ये तो जैसे मैं लिखा था तो की पॉइंट था, की पॉइंट तो चलो नहीं लिखा जाएगा इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत लिखा जाएगा। गिवन डेटा लिखा जाता है, फिर फाइंड आउट, फिर सॉल्यूशन, ऐसे पूरा प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। खैर चलिए, पहले भी आपका प्री का पेपर हो जाए तो हम मेंस के लिए बताएंगे कि कॉपी में आंसर लिखा कैसे जाता है। सही क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, और क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना ये एक अलग बात है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए आंसर सही होना चाहिए, लेकिन सही आंसर को भी सही तरीके से लिखना ये एक अलग बात है। वो हम आपका जैसे ही आपका प्री का पेपर हो जाएगा उसके बाद वो चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सवाल आपका हो गया है, बढ़िया सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,